हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में लेक्चर थर्ड में हमने बताया था रांची यूनिवर्सिटी का मेजर पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आज हम लोग यूनिट 4 यानी चौथा लेक्चर है, यूनिट 4 लेकर आ रहे हैं। यूनिट 4 चौथा लेक्चर लेकर आ रहे हैं। इसमें आप लोगों को बस अभी अभी इतना कम समय में वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दोनों ही देख के जाना है। बस लॉन्ग अगर संभाल पाते हो तो पीडीएफ से पढ़ लेना, वैसे वेरी शॉर्ट और शॉर्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट, जो पहला क्वेश्चन है वो व्हाट इज बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम क्या है? तो कोई भी बता सकता है। बिजनेस इनकम वह आय है जो व्यवसाय के समान गतिविधियों से प्राप्त होती है। जैसे किसी का कपड़ा दुकान है तो कपड़ा बेचने से जो उसको मिलता है उसको बिजनेस इनकम बोलते हैं। रिवेन्यू क्या होता है? तो याद रखना, रिवेन्यू मतलब टोटल इनकम अर्न फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। मतलब ये 20 रुपए का पेन है तो इसको अगर 20 रुपए में बेचेंगे तो मेरा रिवेन्यू होगा। अभी 20 रुपए रिवेन्यू है लेकिन इसमें कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा। तो रिवेन्यू का मतलब था टोटल अमाउंट जो सेल से आपको मिलता है। जैसे 30,000 का टीवी बेच दिए, 30,000 का रिवेन्यू, लेकिन उसमें लागत घटाएंगे तब ना प्रॉफिट आएगा। डेप्रिसिएशन क्या है? सब बच्चा जानता है, कंटिन्यूअस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। किसी अस्थाई संपत्ति का वैल्यू अगर लगातार कम होता है तो उसे हम फिक्स एसेट के नाम से जानते हैं। लीफो क्या होता है? लीफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ये ऐसा मेथड होता है इन्वेंट्री कंट्रोल का, स्टॉक कंट्रोल का, जहाँ पे जो लास्ट में मटेरियल आता है उसको पहले इशू करते हैं। जो मटेरियल लास्ट में आता है उसे हम पहले इशू करते हैं लीफो मेथड के अंदर, याद रखिएगा। आगे व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। तो अनसोल्ड गुड्स, जो बचा हुआ माल रहता है उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। जो सामान बिकने से बच जाता है उनको इन्वेंट्री बोलते हैं। इन्वेंट्री के अलग अलग स्टेजेज है, जैसे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का पार्ट है कच्चा माल, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का पार्ट है, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री का पार्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इनकम मेजरमेंट। बिजनेस इनकम मेजरमेंट के उद्देश्य क्या है? क्यों हम व्यावसायिक आय की मापन करते हैं? ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछेगा आपको अकाउंट्स में, लेकिन हम न्यूमेरिकल टच नहीं कर रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल वही बच्चा समझ सकता है जो पढ़ा है साल भर 6 महीना। अब वो कोई बच्चा पढ़ा ही नहीं है तो उसको न्यूमेरिकल कुछ नहीं समझ में आएगा। तो मेरे जो स्टूडेंट सेमेस्टर 1 के हैं जिन्होंने मेरे से लाइव बैच खरीदा था उनको सारा न्यूमेरिकल पढ़ा दिया गया तो वो सारा मैच करेगा उनको। लेकिन जो नए मेरे पास नहीं पढ़े या कहीं भी नहीं पढ़े तो उनसे न्यूमेरिकल बनेगा नहीं, इसलिए हम अभी न्यूमेरिकल टच ही नहीं कर रहे। अभी इतना कम समय में आप थ्योरी अटेम्प्ट करके जाओ, थ्योरी कम से कम टच कर सकते हो, न्यूमेरिकल अगर आप पढ़े हो तो बना लोगे। न्यूमेरिकल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। कहाँ कहाँ से आ सकता है? तो इससे एक क्वेश्चन आ सकता है डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन डेप्रिसिएशन से कर लीजिएगा। और एक आपको करना है स्टॉक इन्वेंट्री कंट्रोल, जिसको लिफो फीफो बोलते हैं, अगर वो पढ़े होंगे तो उससे भी क्वेश्चन आपके पास आएगा। लिफो फीफो से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि क्या उद्देश्य है बिजनेस इनकम मेजरमेंट का। तो पहला उद्देश्य याद रखिएगा, टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। हम इसलिए बिजनेस का इनकम मेजर करते हैं ताकि हम सही लाभ हानि की जानकारी प्राप्त कर सके। टू एसेस बिजनेस परफॉर्मेंस, हम व्यवसाय के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकते हैं व्यवसाय के लाभ हानि को जान के। तीसरा, टू हेल्प डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में सहायक हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है? प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण तैयार करने में मददगार होता है। पांचवा क्या होता है? टू इंश्योर प्रॉपर टैक्स कैलकुलेशन, अगर हम सही से अपना इनकम डिटर्मिनेशन करेंगे तो कर निर्धारण में भी सुविधा होगी, टैक्स डिटर्मिनेशन में भी सुविधा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। रिवेन्यू मतलब आय की पहचान कैसे करेंगे। तो आय की पहचान का क्या तरीका है? तो भैया आय की पहचान देखिए यहाँ लिखा, राजस्व की मान्यता। आय की पहचान वह लेखांकन सिद्धांत है जिसके अनुसार राजस्व को उसी समय मान्यता दिया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है जब वो कमाया जाता है। जब वो कमाया जाता है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई इनकम आप जब कमाते हो उसी समय उसको लिखना चाहिए। यही है आय की पहचान। पैसा मिले ना मिले, अगर बाद में भी मिले कोई बात नहीं, जिस समय वो इनकम कमाएंगे उसी समय उस इनकम को लिखेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, आय मान्यता। फीचर्स क्या है रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का? तो बोलता है रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन अर्न, इनकम को उसी समय हम लिखेंगे जब वो कमाएंगे। दूसरा क्या है? कैश रिसिप्ट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं कि इनकम हम कमाएं तो मिलेगा ही मिलेगा, बाद में भी मिल सकता है। तो इनकम को हम उसी समय लिखेंगे जब हम कमाएंगे, उसका तुरंत मिलना जरूरी नहीं है। रेवेन्यू शुड बी मेजरेबल, आप कोई भी इनकम है उसको माप सकते हैं ना, इनकम मापने लायक होता है। रेवेन्यू शुड रिलेटेड टू अकाउंटिंग पीरियड, जो आप ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू होगा एक अकाउंटिंग पीरियड, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच होना चाहिए। इट इंश्योर करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन, ये भी बताता है कि सही लाभ का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द काउजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला वियर एंड टियर, टूट फूट के कारण, घिसावट के कारण लग सकता है डेप्रिसिएशन। पासेज ऑफ टाइम, समय बीतने का कारण डेप्रिसिएशन लग सकता है। ऑब्सोलेंस के कारण, पुराना हो जाना, अप्रचलित हो जाने के कारण डेप्रिसिएशन लग सकता है। एक्सीडेंट और नेचुरल काउजेज के कारण डेप्रिसिएशन लग सकता है। डिप्लेशन, खाली हो जाना, मान लीजिए जैसे माइन हम खरीदे, अब उसमें नीचे कोयला था, सब कोयला निकाल दिए, खाली हो गया तो डेप्रिसिएशन लग गया। अब बोले डिफरेंशिएट बिटवीन लिफो एंड फीफो मेथड। फीफो का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ये मेथड बोलता है जो मटेरियल पहले आएगा उसको पहले बेचेंगे,
और ये बोलता है जो लास्ट में आएगा उसको पहले बेचेंगे, लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट, ध्यान रखिएगा। ये पहले आएगा पहले बेचेंगे, लास्ट में आएगा पहले बेचेंगे, यही पहला है। दूसरा, इसमें क्लोजिंग स्टॉक कंसिस्ट ऑफ द लेटेस्ट परचेज, क्लोजिंग स्टॉक नया वाला एकदम माल रहेगा, और इसमें क्लोजिंग स्टॉक पुराना वाला माल रहेगा। इसमें बोलता है यह बढ़ती कीमतों को तथा नष्ट होने वाले वस्तुओं के लिए उपयोगी, यानी जब कीमत मार्केट में लगातार बढ़ रहा है तो ये वाला ठीक करेगा, और या खराब होने वाला सामान है तो ये ठीक होगा। लेकिन कीमत मार्केट में लगातार घट रहा है तो ये वाला मेथड सही रहेगा, फिर लिफो मेथड, याद रखिएगा इसको। बढ़ती कीमतों के समय ये अधिक लाभ दिखाता है, अगर कीमत लगातार बढ़ रहा है मार्केट में तो ये ज़्यादा प्रॉफिट देगा, अगर घटेगा तो ये ज़्यादा प्रॉफिट देगा। इसका फुल फॉर्म है पहले आना और पहले जाना। देखिए अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया, ये आप लोगों को करना है। हम लोग वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बता दे रहे हैं ताकि लगभग क्वेश्चन टच कर जाए। और ध्यान रखिएगा शॉर्ट और वेरी शॉर्ट को मिला दीजिएगा तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आराम से आपका बन जाएगा अगर आप वेरी शॉर्ट और शॉर्ट को मिला देते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे बिल्कुल। अब हम लोग चलते हैं अगले लेक्चर में, इसी में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं, बहुत छोटा छोटा लेक्चर नहीं रिकॉर्ड करना है, ज़्यादा वीडियो जाएगा परेशान। नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं, चलिए यूनिट 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 यूनिट, ये लॉन्ग बहुत ज़्यादा अरेंज नहीं किया इसलिए। यूनिट 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ भी छोटा छोटा चीज़ है, इसको समझा देते हैं और फिर चलते हैं हम लोग आगे। बोलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, तो याद रखिएगा जब कोई खर्चा एसेट्स खरीदने के लिए, जब कोई खर्चा संपत्ति खरीदने के लिए किया जाता है तो इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसा खर्चा जिससे हमारा एसेट क्रिएट होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर से दो चीज़ होगा, एसेट बढ़ेगा और लायबिलिटी घटेगा। जिस खर्चे से एसेट बढ़ रहा होगा लायबिलिटी घट रहा होगा वो खर्चा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब बार बार होने वाले खर्चे, जैसे हम रेंट पेड करते हैं, सैलरी पेड करते हैं, बिजली बिल पे करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी कभी होता है जिससे संपत्ति बढ़ता है। कैपिटल रिसिप्ट क्या है, तो याद रखिएगा जो अचानक जिससे हमारा क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट मतलब बार बार नहीं कभी कभी होने वाला है। इससे दो ही चीज होगा, एसेट घटेगा, अचानक आपके पास पैसा आपके घर में 5 लाख कब आएगा, जब संपत्ति घटेगा और लायबिलिटी बढ़ेगा। या तो पापा कर्जा लिए होंगे या तो कोई संपत्ति बेच दिए होंगे तभी ना 5 लाख आया होगा। तो ये कैपिटल रिसिप्ट। और रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है जो रेगुलर आता है, जैसे हम सामान बेच के वहां से जो प्रॉफिट कमाते हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, तो याद रखिएगा एक ऐसा अकाउंट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती, जैसे मंदिर मस्जिद गिरजाघर सरकारी अस्पताल सरकारी स्कूल, ये सब जो बनाता है उस वहाँ बनाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाता है क्योंकि इसको प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के जगह पे बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन बनाता है, अलाभकारी संस्थान, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, याद रहिएगा। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अंतर बता दिए। पूंजीगत खर्चा क्या है, तो यह अस्थायी संपत्ति को खरीदने या उसमें सुधार करने के लिए किया जाता है। और रेवेन्यू बिजनेस को चलाने के लिए किया जाता है, जैसे रेंट अब बिजनेस चलाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग खरीद रहे हैं संपत्ति, इससे संपत्ति बनता है, ऐसे खर्चा होता है। इसका लाभ एक से अधिक वर्षों तक प्राप्त होगा, आप संपत्ति खरीदेंगे तो लंबे समय तक लाभ प्राप्त होगा, जबकि इसका फायदा रेंट दिए तो एक महीना का ना फायदा है। यह व्यवसाय की आय अर्जित करने की क्षमता बढ़ाता है, इससे बिजनेस का इनकम बढ़ेगा, इनकम अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा और इससे इनकम बढ़ेगा। जैसे परचेज ऑफ मशीन, इसमें होता है सैलरी रेंट वेजेज ये सब आएगा। अब हो रहा है कि एक्सप्लेन फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, आपको मालूम है सोल प्रोप्राइटरशिप में फाइनल अकाउंट में 3 खाता बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। आप पढ़े होंगे कौन कौन, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट आप 11th क्लास में भी पढ़े होंगे। ट्रेडिंग बना के क्या निकालते हैं, इसको बना के निकालने का पर्पस है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाते हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए। और बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए 3 चीज याद रखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट नेट लॉस, और बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ कंपोनेंट लिखा है, ये सब लोग जानते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा। डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद आता है परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाई साइड में आएगा क्रेडिट क्लोजिंग स्टॉक सेल्स, ये सब आएगा, टोटल करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस बनेगा। तो ये पूरा का पूरा यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं, सबको फॉर्मेट पता है तो सब लोग इसको आराम से लिख सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम बनेगा, पार्टनरशिप फर्म का भी सेम बनेगा, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट ये भी सेम बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और सब जानते हो। और कंपनी का तो शायद हमको लगता है नहीं दिया होगा आपको। एनपीओ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ध्यान रखिएगा, ये इसका नया है, इसके लिए आप बनाए होंगे पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में।
दूसरा बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बनता है बैलेंस शीट। अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो इससे भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इससे भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, याद रखिएगा, इससे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकता है एनपीओ से। फाइनल अकाउंट, सोल ट्रेड का सब तो है ही। देखिए फॉर्मेट यहाँ दिया भाई, सब आप पढ़े हुए हैं, ठीक है, पढ़े हुए हैं, तो ये सब बहुत स्किप मार रहे हैं तो टेंशन मत ले, तुम लोग कितना सारा स्किप मार दे रहे हैं। अरे भाई पढ़ा हुआ चीज़ है, जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है उसको छोड़ दे रहे हैं हम, छोटे क्वेश्चन में इसलिए टच कर रहे हैं ना, कम से कम नॉलेज बढ़ेगा। सब फॉर्मेट दिया हुआ है। अब यहाँ से देखो, ये सब कुछ चैप्टर है ना जहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांसेस ज़्यादा हो सकता है। ब्रांच अकाउंटिंग, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है यूनिट 6 से। ब्रांच अकाउंटिंग क्या है, तो ध्यान रखिएगा, जब कोई बिजनेस अपना बिजनेस और फैलाना चाहता है, अपनी बिक्री बढ़ाना चाहता है, तो उसका बहुत सारा तरीका है बिक्री बढ़ाने का। जैसे हम अपना एजेंट के जरिए बेच सकते हैं, या तो खुद का ब्रांच खोल सकते हैं। तो अगर कोई कंपनी अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए अपना एक स्टोर किसी दूसरे जगह पे खोलता है तो उसको ब्रांच बोलते हैं। अब चूंकि ब्रांच खोलेंगे तो उसका हिसाब तो रखेंगे ना, तो उसका हिसाब जहाँ पे रखते हैं उसको बोलते हैं ब्रांच अकाउंटिंग, याद रखना, ब्रांच अकाउंटिंग। अब ब्रांच दो तरह का होता है, एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट मतलब हमारे ऊपर सब कुछ डिपेंड है, कोई भी काम करेगा तो हमसे पूछ के करेगा। और एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच, जो फ्री है, कुछ काम अपने भी कर लेता है। अब उसको छोटा सा मान लो कुछ काम करना तो अपने कर लेगा बिना पूछे, हमको खाली बिल पकड़ा देगा, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो ज़्यादातर ब्रांच हमको डिपेंडेंट मिलते हैं, जो मेरे इशारों पर नाचेगा। डेटर सिस्टम क्या है, तो डेटर सिस्टम ब्रांच में, ब्रांच अकाउंटिंग का एक सिस्टम है जहाँ पे हम डेटर के सिस्टम का मतलब जहाँ पे कैश और क्रेडिट दोनों लेन देन को लिखते हैं, नगद में भी और उधार दोनों लेन देन को हम लोग लिखते हैं। स्टॉक एंड डेटर मेथड क्या है, तो एक ऐसा देखिए, ये भी ब्रांच अकाउंटिंग का मेथड है। स्टॉक और डेटर मेथड शाखा लेखांकन की वह विधि है जिसमें शाखा स्टॉक खाता और शाखा देनदार खाता और शाखा समायोजन खाता अलग अलग रखे जाते हैं। And stock and data system is a branch accounting method in which separate accounts such as branch stock account, branch data account and branch adjustments account are mentioned. क्लियर, याद रहेगा। इसमें ज्यादातर यही है, देखो डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट ब्रांच मतलब 100% डिपेंड होता है हेड ऑफिस पर ये स्वतंत्र होता है। ये भी मतलब डिपेंड ही है, बट कुछ इसको निर्णय लेने का पावर इसको फ्री रहता है। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा फ्री नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट एकदम, कुछ भी बिना हेड ऑफिस को पूछे नहीं करेगा। और ये छोटे छोटे खर्चे हेड ऑफिस के बगैर भी कर लेगा, हिसाब बाद में दे देता है। तो दो तरह के ब्रांचेज होते हैं, डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है। अब बोलता है एक्सप्लेन ब्रांच फाइनल अकाउंट सिस्टम। ब्रांच में क्या क्या बनता है, तो देख लीजिए। ब्रांच में फाइनल अकाउंट में सबसे पहले सेपरेट फाइनल अकाउंट बनेगा, इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग होगा इसका, प्रॉफिट डिटर्मिनेशन सेपरेट करना होगा हर ब्रांच का, फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से हम लोग को पता चलेगा, सूटेबल फॉर लार्ज ब्रांचेज। ब्रांच अकाउंटिंग में जो फाइनल अकाउंट बनता है वो बड़े बड़े ब्रांचेज के लिए सूटेबल होगा। जो बड़े ब्रांचेज होंगे उनमें फाइनल अकाउंट हम लोग लार्ज स्केल में बनाते हैं। जो बड़े बड़े ब्रांचेज हैं उनमें फाइनल अकाउंट हम लोग लार्ज स्केल पर बनाते हैं, ठीक है। तो अब हमको लगता है कि इधर का क्वेश्चन आपका बन गया। ब्रांच से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा, एकदम कन्फर्म रहिएगा। ब्रांच से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा बाबू लोग, एकदम कंफर्म रहेगा। आप देख लेते हैं इधर और कोई थ्योरी वाला चैप्टर है क्या, मेरे ख्याल से लास्ट ब्रांच ही था आप लोग का। नहीं, एक चैप्टर और है जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूनिट 7। हायर परचेज सिस्टम क्या है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या है, रॉयल्टी क्या है, 3 चैप्टर। हायर परचेज सिस्टम होता क्या है, तो हायर परचेज सिस्टम उधार क्रय और विक्रय का एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप सामान उधार खरीद के ले जाइए घर, वो यूज कीजिए और धीरे धीरे उसका पेमेंट करते जाइए। जब तक उसका पूरा पैसा नहीं दीजिएगा तब तक वो आपके सामान को हायर, हायर मतलब किराए पर लिया हुआ माना जाएगा। जैसे मेरे पास पैसा है 20 लाख का गाड़ी खरीदना है, मेरे पास 2 लाख रुपए है, तो बोलता है कोई बात नहीं, 2 लाख रुपया दीजिए, जिसको डाउन पेमेंट बोलते हैं, डाउन पेमेंट पर दीजिए, गाड़ी ले जाइए घर। 2 लाख दीजिए, 20 लाख का गाड़ी ले जाइए, चढ़िए गाड़ी और धीरे धीरे पैसा देते जाइए। जब तक पूरा पैसा नहीं दे देते तब तक आपके दिए हुए पैसे को हम किराया मानेंगे। और जब पूरा पैसा नहीं दीजिएगा तो गाड़ी छीन लेंगे, और पूरा पैसा दे दीजिए तो गाड़ी का मालिकाना हक दे देंगे। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे कुछ पैसा देकर आप संपत्ति को अपने घर ले जा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बाकी जो बचा हुआ पैसा है उसको आप धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में चुका सकते हैं। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। अगर पैसा देने में फेल करिएगा तो गाड़ी आपका छीन लिया जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन उसके जस्ट नीचे है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इसमें गाड़ी छीना नहीं जाएगा। अगर आप, सेम चीज़ है, आप अब कुछ पैसा दीजिए डाउन पेमेंट, गाड़ी ले जाइए, गाड़ी के मालिक आप उसी दिन बन गए जिस दिन एग्रीमेंट हो गया। आप पैसा नहीं दीजिएगा तो सिर्फ केस कर सकते हैं, गाड़ी छीन नहीं सकते इस सिस्टम में। और उस सिस्टम में गाड़ी छीन लेंगे क्योंकि मालिक शोरूम रहता है।
रॉयल्टी क्या है? तो जब जब कोई व्यक्ति अपना अपना संपत्ति किसी दूसरे को लीज पर, पट्टा पर दे देता है, तो उसके बदले में जो रेंट कमाता है उस रेंट को बोलते हैं रॉयल्टी। जैसे हमारे पास जमीन थी, एक ईंट का भट्ठा लगाने वाला आदमी आया, बोले ये जमीन हमको दे दीजिए, 20 साल के लिए एग्रीमेंट कर दीजिए। 20 साल के लिए क्या लीजिएगा? तो हम बोले लीज हम इतना लेंगे, 50,000 रुपये लेंगे, 1 लाख रुपये हम फिक्स कर दिए। वो 1 लाख रुपये हमको दे रहा है, मेरे जमीन पर ईंट का भट्ठा लगा रहा है, तो ये जो रेंट मिल रहा है ना, इसी रेंट को बोलते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी और रेंट एक ही चीज़ है, बस रेंट है मंथली बेसिस पर लगता है, रॉयल्टी जो है वो सालाना बेसिस पर लगता है। रॉयल्टी जो है वो प्रोडक्शन बेसिस पर लगता है, या तो सालाना बेसिस पर लगता है रॉयल्टी, नहीं तो रेंट और रॉयल्टी एक ही है। मिनिमम रेंट क्या है? तो रेंट के केस में, रॉयल्टी के केस में मिनिमम रेंट आएगा। जैसे मान लीजिए हम किसी को ईंट का भट्ठा दे दिए, तो फिर मेरे मन में आएगा ना कि अगर मान लो भट्ठा लगाया, अब हम ये तय कर दिए ना कि एक ईंट पर 1 रुपया लेंगे, हम रेंट नहीं लेंगे, जितना ईंट तुम बनाओगे 1 रुपया लेंगे, लेकिन मन में फिर डर है कि कहीं बारिश में पानी पड़ा और सब ईंट बर्बाद हो गया, तब हमको तो चौवन्नी भी नहीं मिलेगा। तो वैसे केस में हमने मिनिमम अमाउंट एक फिक्स कर दिया कि भैया 20,000 रुपया कम से कम लेंगे ही लेंगे, और एक ईंट पर 1 रुपया, दोनों में जो ज़्यादा बनेगा वो लेंगे, यानी 20,000 मिनिमम लेंगे। अगर तुम्हारा प्रोडक्शन नहीं भी हुआ तो 20,000 लेंगे। अब प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन का पैसा लेंगे, यानी प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन का पैसा लेंगे। अब प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर 20,000 रुपया लेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम। शॉर्ट वर्किंग क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट वर्किंग कैसे निकलता है? तो शॉर्ट वर्किंग निकलने के लिए क्या करना होगा? मिनिमम रेंट जो आपका फिक्स हुआ है माइनस रॉयल्टी। जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज़्यादा हो जाता है तो बीच वाला अमाउंट शॉर्ट वर्किंग कहलाता है। शॉर्ट वर्किंग बराबर क्या होता है? मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। याद रखिएगा, शॉर्ट वर्किंग बराबर क्या होता है? मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या अंतर पूछता है? ऑनरशिप, इसमें ऑनरशिप ट्रांसफर होता है एट द टाइम, एट द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, और इसमें ऑनरशिप ट्रांसफर होता है एट द पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। रिस्क बोलता है जोखिम हमेशा विक्रेता के पास रहता है, इसमें जोखिम हमेशा क्रेता के पास चला जाता। तुरंत भुगतान नहीं करने पर संपत्ति छीन ले सकते हैं, वहां पे संपत्ति छीन नहीं सकते। यह किराया प्लस खरीद का समझौता है। दो तरह का एग्रीमेंट इसमें होता है, परचेज का भी होता है, रेंट का भी होता है। अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो रेंट एग्रीमेंट काम करेगा, पैसा दीजिएगा तो परचेज एग्रीमेंट काम करेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ परचेज एग्रीमेंट होता है। इंटरेस्ट, इसमें ब्याज अलग से शामिल किया जाता है, और इसमें ब्याज जो है मूल लाभ में ही शामिल होता है। ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों को जर्नल एंट्री पूछेगा हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का, ध्यान रखिएगा। जर्नल एंट्री पूछ सकता है, यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हायर परचेज सिस्टम या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में एक न्यूमेरिकल देगा हायर में या इंस्टॉलमेंट में, और एक रॉयल्टी से न्यूमेरिकल देगा। तो अगर आप न्यूमेरिकल पढ़े हैं इस चैप्टर का तो आप बना सकते हैं, नहीं पढ़े हैं तो थ्योरी अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं फिर बता दूं, सेमेस्टर 4 के लिए, चूंकि अब खत्म हो गया है, सेमेस्टर 2 के लिए आपके बैचेस 10 अगस्त से स्टार्ट होंगे। अगर आपका एग्जाम अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत बच्चे सोच रहे थे एग्जाम अच्छा नहीं गया, रिजल्ट आएगा तब ज्वाइन करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर एग्जाम खराब भी गया है तो आप फेल भी हो जा रहे हैं तो भी सेमेस्टर 2 में आप चले जाएंगे। आप उसके बाद सेमेस्टर 1 का एग्जाम बाद में क्लियर करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो याद रखना इस बात का। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले 10 अगस्त को, जो हम लोगों का लाइव बैच चलेगा उसमें। लेकिन अभी बहुत सारे सब्जेक्ट के एग्जाम होने बाकी है। जस्ट इसके बाद आपको माइनर पेपर इकोनॉमिक्स का वीडियो देखने को मिलेगा, और सारा क्वेश्चन माइनर पेपर इकोनॉमिक्स में जो हम लोग पढ़ाएंगे वहीं से आएगा। तो आज आप तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट आप लोगों के एग्जाम के लिए। जबरदस्त एग्जाम लिखिए और जाइए फोड़ के आइए जबरदस्त।